है कि आखिर ये शेड्यूल 5 में कोई कानून लागू हो नहीं हो, इसका निर्णय कैसे हो। आखिर इसका निर्णय तो होना है ना, ये निर्णय कैसे हो। तो इसके लिए क्या है, प्रावधान है। प्रावधान ये है कि शेड्यूल क्षेत्र जो है, शेड्यूल क्षेत्रों में जनजातीय बहुल जो शेड्यूल क्षेत्र आप जान ही रहे हैं, शेड्यूल क्षेत्र जनजातीय बहुल है, वहाँ जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन होता है। जनजातीय सलाहकार परिषद, जनजातीय सलाहकार परिषद। अब इस सलाहकार परिषद में होंगे 20 सदस्य। 20 में से 3/4 जो एमएलए होंगे वो कहाँ से होंगे, वो होंगे जनजातीय बहुल क्षेत्र से। जनजातीय सलाहकार परिषद 20 सदस्य होंगे, उसमें 3/4 जो सदस्य होंगे वो जनजातीय बहुल क्षेत्र के कौन होंगे, तो एमएलए होंगे। ठीक है। अब इसमें क्या है कि जनजातीय सलाहकार परिषद, यह जनजातीय बहुल क्षेत्र जो शेड्यूल 5 के अंतर्गत आते हैं, इसका एक्चुअल जो सिचुएशन है उसको ऑब्जर्व करते हुए एडवाइस देगी। कौन, जनजातीय सलाहकार परिषद। तो जनजातीय सलाहकार परिषद जो एडवाइस देती है जनजातीय सलाहकार परिषद, अभी एग्जाम्पल तुरंत मिलेगा। जनजातीय सलाहकार परिषद एडवाइस किसको देगी, तो एडवाइस देगी राज्यपाल को, राज्यपाल महोदय को। ठीक है, महोदय लिखना है, सम्मानजनक पद है। तो जनजातीय सलाहकार परिषद क्या सलाह देगी, किसको, राज्यपाल महोदय को। और राज्यपाल महोदय क्या करेंगे कि ये उनके सलाह को मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये डिपेंड करेगा किनके ऊपर, तो गवर्नर, राज्यपाल महोदय के ऊपर। और वो तय करेंगे कि कौन सा कानून जनजातीय बहुल क्षेत्रों में यानी शेड्यूल 5 के शेड्यूल एरिया में लागू होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, ये निर्णय किनको लेना है, राज्यपाल महोदय को। अब आप बताइए, राज्यपाल जो निर्णय लेते हैं ये किनका निर्णय होता है, सरकार, राज्य सरकार है ना। निर्णय तो राज्य सरकार लेंगे ना, राज्य सरकार का निर्णय कोई तो राज्यपाल महोदय को लागू करना है। इसका मतलब यह है कि जनजातीय सलाहकार परिषद कोई सलाह अगर देती है शेड्यूल्ड 5 के शेड्यूल्ड एरिया के डेवलपमेंट या फिर उससे जुड़े हुए किसी लॉ रूल वगैरह के बारे में, तो ये सलाह राज्य सरकार एक तरह से समझिए, डायरेक्टली राज्य सरकार, इनडायरेक्टली राज्य सरकार, डायरेक्टली राज्यपाल महोदय, लेकिन काम सारा राज्य सरकार का ही। तो राज्य सरकार तय करती है और फिर राज्यपाल महोदय को यह तय करना होता है कि जनजातीय सलाहकार परिषद जो सलाह दी है इसके तहत कोई कानून लागू हो नहीं हो, यह तय होना होता है। अब आप ये देखिए कि ये जनजातीय सलाहकार परिषद अगर कोई सलाह देती है उसको लागू कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की। अगर राज्य सरकार एक्टिव हो जनजातीय सलाहकार क्षेत्र में, यानी कि शेड्यूल 5 के शेड्यूल्ड एरिया के लिए राज्य सरकार एक्टिव हो और वो चाहता हो ईमानदारी से कि नहीं शेड्यूल्ड सेक्टर में डेवलपमेंट होना चाहिए या फिर फर्दर जो भी फ्यूचर में या रूल लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, कौन सा जनरल लॉ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो क्या राज्य सरकार अगर एक्टिव हो तो क्या इस तरह का विवाद हो सकता है जहां टाना भगत जो अपनी बातों को रखते हुए कह रहे हैं कि यहाँ शेड्यूल 5 शेड्यूल एरिया में ये कानून लागू नहीं हो सकते। मेक देम कन्विंस कि फैक्ट क्या है, कैसे हो सकता है, उनको भी बताना होगा। आंदोलन सिर्फ रास्ता नहीं हो सकता है, आंदोलन का तरीका निश्चित रूप से अहिंसक है, लेकिन हमेशा आंदोलन नहीं हो सकता है। पंचायत चुनाव, चूँकि पंचायती राज व्यवस्था के तहत अब जानते हैं 24 अप्रैल 1992 से इंडिया में जो पंचायती राज लागू है, तो उसका भी एक प्रावधान है और उसी रूल्स अकॉर्डिंग टू संविधान वो भी है, तो उसके तहत ही तो राज्य में पंचायत चुनाव होने जा रही है। तो पंचायत चुनाव को सिरे से खारिज करके जो प्रशासनिक तंत्र है उसको बंदी बनाकर अपनी बातों को मनवाना कि शेड्यूल 5 के शेड्यूल एरिया में यह कानून लागू नहीं होगा, पूर्णतः सही भी नहीं है। इसीलिए तार्किक दृष्टिकोण से दोनों पक्षों को समझना काफ़ी जरूरी है। इसलिए मैंने इस बात को भी फोकस कर दिया कि देखिए गवर्नमेंट के पक्ष को भी समझना पड़ेगा, लेकिन राज्य सरकार के एक्टिव होने से ऐसी समस्याएं नहीं आती है। देयर मस्ट बी ए एक्टिव गवर्नमेंट जो समझे, जिनके पास सोच हो, समझ हो कि नहीं ऐसी परिस्थिति आ सकती है। एक सीधे निर्णय ले लेना कि नहीं पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं देंगे, जब ये मामला ऑलरेडी सर्वोच्च न्यायालय में महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से जुड़े हुए मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने निश्चित रूप से आदेश दिया। क्या दिया? उनका आदेश ये था कि ट्रिपल टेस्ट फार्मूला अप्लाई होगा। ट्रिपल टेस्ट फार्मूला
अप्लाई होने के बाद तय होगा कि कहाँ ओबीसी का आरक्षण मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए था। ट्रिपल टेस्ट फार्मूला के तहत ध्यान में रखते या फिर ट्रिपल टेस्ट फार्मूला अडॉप्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए था। ये विवाद नहीं होती, लेकिन विवाद हुआ। चलिए, ये विवाद अपनी जगह है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को फैसला करने दीजिए, लेकिन जो फैक्ट है वो मैंने बता दिया। अब हम लोग बातें कर रहे थे जनजातीय सलाहकार परिषद के एडवाइस पर जो राज्य सरकार कोई कानून बनाती है वो राज्यपाल महोदय की स्वीकृति से शेड्यूल 5 के शेड्यूल एरिया में लागू हो सकता है। ठीक है, एकदम क्लियर, कोई कन्फ्यूजन नहीं। इसमें क्या है कि जो जनजातीय सलाहकार परिषद एडवाइस दी और लागू हो गया कोई कानून, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात क्या है, यहाँ ध्यान इसको भी रखना है कि जो शेड्यूल 5 एरिया है ना, यहाँ अगर कोई कानून पहले से है, कोई रूल पहले से चला आ रहा है, ठीक है, शेड्यूल 5 के शेड्यूल एरिया में कोई रूल पहले से चला आ रहा है, ठीक है, अब वो रूल वहाँ से हटाना, ठीक है, यह रूल को ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्टफुल बनाना, ये जिम्मेदारी किसकी है, तो ये भी मानना होगा। तो कोई संशोधन करके अगर शेड्यूल 5 के शेड्यूल्ड एरिया के लिए कोई ऐसा कानून लाया जाता है जिससे कि शेड्यूल्ड एरिया में जो गति रुकी हुई है, डेवलपमेंट की गति अवरोधित है, उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास हो, तो निश्चित रूप से सरकार प्रयास करती है और गवर्नर के समर्थन से, मतलब गवर्नर के आदेश से इन क्षेत्रों में वो कानून लागू हो जाता है। लेकिन पहले से कोई अगर कानून लागू है, जो मैं बात अभी रख रहा था कि पहले से कोई कानून अगर लागू है शेड्यूल 5 के शेड्यूल्ड एरिया में, तो आप सीधे उसको हटा नहीं सकते। यहाँ क्या है कि यहाँ राज्य सरकार, मान लीजिए पहले से कोई रूल है, ये रूल लागू है और राज्य सरकार जनजातीय सलाहकार परिषद के सलाह पर राज्य सरकार क्या बोल रही है, स्टेट गवर्नमेंट, कि नहीं ये रूल हम हटा देंगे। इसके लिए ये किसको, गवर्नर को देंगे कि नहीं ये रूल हटना चाहिए। गवर्नर को किसको, प्रेसिडेंट को भेजना होगा। अब समझिए इसको, जनजातीय सलाहकार परिषद के सलाह पर, जनजातीय सलाहकार परिषद के सलाह पर राज्य सरकार शेड्यूल 5 के शेड्यूल्ड एरिया के लिए कोई भी कानून बना सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि वो परंपरागत ही कानून हो, जो ट्रेडिशनल रूल्स चल रहा है, कोई जरूरी नहीं है वैसा ही हो, उससे अलग भी इतर भी बन सकता है। लेकिन अगर पहले से कोई कानून है और उसको हटाना है, यहाँ भी वही प्रोसेस है कि जो जनजातीय सलाहकार परिषद सलाह दिया, स्टेट गवर्नमेंट क्या कहने, हाँ ये कानून हटना चाहिए। अब ये कानून हटना चाहिए तो राज्यपाल महोदय के पास गया, लेकिन राज्यपाल महोदय यहाँ वो उस कानून को नहीं हटा सकते। समझिए, राज्यपाल महोदय शेड्यूल 5 के शेड्यूल एरिया के कानून को सीधे से नहीं हटा सकते, उनको भेजना होगा किनके पास, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट जब सहमति देंगे तब फिर होगा। तो यहाँ प्रेसिडेंट सहमति का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इसमें सहयोग चाहिए, तभी क्या हो सकता है कि शेड्यूल 5 से कोई रूल जो पहले से चला आ रहा है उसको हटाया जा सकता है। तो ये समझने वाली बात थी। अब हम लोग फिर से आते हैं कहाँ, तो झारखंड में। देखिए झारखंड में क्या हुआ कि झारखंड में आप जानते हैं एक विवाद आया, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट और नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट। तो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो 13 शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है। अभी तुरंत मैप के माध्यम से उसको भी देखेंगे। और नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ शेड्यूल और नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में जो सुनवाई हुई, उसमें मुझे लगता है कि मामले को डिरेल किया गया। डिरेल इन द सेंस ये है, देखिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय में, आप जान रहे झारखंड में 24 डिस्ट्रिक्ट हैं, 24 में से शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट 13 और नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट 11। ये झारखंड हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में, झारखंड हाई कोर्ट में मामला गया। मामला ये था कि हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति को लेकर था कि शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि क्लास 3 माने क्लास 3 और क्लास 4 इसका जो जॉब होगा, इसके लिए 10 इयर्स के लिए शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए ही होगा। किसके लिए कानून था, समझिए बात को। 24 ज़िले में से 13 को शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट बनाया गया और 11 नॉन शेड्यूल, जो कि शेड्यूल लिस्ट में नहीं है। मैंने पहले कहा था कि झारखंड को अगर शेड्यूल 5 में रख दिया गया तो इसका यह मतलब नहीं है कि झारखंड के पूरा का पूरा झारखंड शेड्यूल एरिया में है, ठीक
ठीक है, उसमें 13 को शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है, 11 को नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है। क्लास 3 और क्लास 4 के जॉब के लिए 10 साल के लिए ये प्रावधान किया गया कि 10 साल तक शेड्यूल 3 के जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट जो 13 है उस पर क्लास 3 या क्लास 4 के जॉब के लिए रिजर्व रहेगा। इसको हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, अभी पेंडिंग है सर्वोच्च न्यायालय। हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और हाई कोर्ट ने कहा कि जो निर्देश है उसमें स्पष्ट है कि किसी भी अभ्यर्थी जो स्टेट के हैं उसके किसी जिला पर बांधकर, मतलब जिला वाइज उसको नहीं किया जा सकता है, उसको जिला स्तर पे नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता अभी तुरंत समझ में आएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला दिया वो सर्वोच्च न्यायालय के प्रोसीडिंग में जो बातें आई उसी के आधार पे वो डिसीजन आया। डिसीजन क्या था कि शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में अभी तत्काल क्या है कि जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट का जो ये नियोजन नीति है उसके तहत अपहोल्ड करके रखा गया है। इस पॉलिसी के तहत कोई भी नियुक्ति नहीं होगी और वर्तमान गवर्नमेंट चेंज हो गया, वर्तमान गवर्नमेंट इससे विड्रॉ भी कर लिया कि नहीं हम इसको नहीं मानते और इन्होंने फिर से नया नियोजन नियमावली तैयार किया। ये एक विवादास्पद इशू था। उसमें क्या था कि जो नॉन शेड्यूल है 11, ये तो सबके लिए खुले हुए थे 11 जिला के लोगों के लिए। 13 जिला क्या था कि 13 जिले में जो जिस ज़िले से हैं शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट के 13 जिला में जो जिस ज़िले से हैं उसी ज़िले के लिए एप्लीकेबल होंगे फॉर 10 ईयर। ठीक है, यही तो प्रावधान था जो हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया और मामला सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है। ये विवादास्पद इशू है और इस पर अलग अलग प्रक्रिया अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हो सकती है, इसीलिए कि जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट से होंगे उन्हें यह कानून निश्चित रूप से अच्छा लगता होगा। जो नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट से होंगे उनका कहना होगा कि ये 13 डिस्ट्रिक्ट को प्रिविलेज क्यों। तो ये प्रिविलेज इसीलिए क्योंकि ये शेड्यूल 5 के शेड्यूल एरिया के डिस्ट्रिक्ट हैं और शेड्यूल एरिया के डिस्ट्रिक्ट कैसे आइडेंटिफाई होते हैं चलिए उसको भी देखेंगे कि आखिर इन 13 डिस्ट्रिक्टों को क्यों शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट माना गया। तो ये जो शेड्यूल नॉन शेड्यूल की बात है तो हम शेड्यूल 5 से कर रहे हैं, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट की बात है तो शेड्यूल 5 से ही रिलेटेड है, इसलिए चलिए इसको भी साथ में लेकर चलना ज़रूरी हो जाता है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो उसमें क्या है कि वहाँ भी यही हुआ। देखिए प्रोसेस क्या है, प्रोसेस को समझना ज़रूरी है। किसी भी बात को बोल देना बहुत आसान है लेकिन प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। प्रोसेस समझकर बातों को रखना बहुत ही प्रभावशाली इन्फैक्टिव पे होता है। वो आप प्रभावशाली तरीके से अपनी बातों को रख सकते हैं, अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो एग्ज़ाम में आप एक्यूरेट और आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना ही होना है। इसमें क्या है कि यहाँ वही तरीका जनजातीय सलाहकार परिषद राज्य सरकार को ये एडवाइस देती है कि झारखंड के 13 ऐसे ज़िले हैं, 13 ऐसे ज़िले हैं जो काफ़ी पिछड़े हैं। ऐसे पिछड़े ज़िलों को अन्य ज़िलों के साथ बराबरी, देखिए यहाँ अलग राज्य की बात नहीं है और अलग राज्य से बराबरी की बात नहीं थी, यहाँ बात थी बचे हुए 11 ज़िलों के साथ। देखिए तो क्या 11 ज़िलों के साथ, तो जनजातीय सलाहकार परिषद के सलाह पर कि जो 11 ज़िले जो नॉन शेड्यूल हैं और 13 शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है, तो 13 शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रॉब्लम है कि ये 13 शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट जिनको घोषित किया गया, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। इसमें पॉइंट्स में क्या है कि देखिए चलिए इसको यहाँ से देख लीजिए, समझ लीजिए। इसको सबसे बड़ा जो आधार मिला पहला कि ये इसका जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है ना वो विषम है, बहुत मतलब वैसा नहीं है, प्लेन लैंड नहीं है, प्लेन्स नहीं है, मतलब कि खेती बाड़ी बहुत संभावना नहीं है। तो जो भौगोलिक विषमता है, समझ लीजिए डिटेल्स में, भौगोलिक विषमता भौगोलिक विषमता जो है वो डिफरेंट है। कहाँ से? 11 डिस्ट्रिक्ट। अभी क्लियर हो जाएगा कि ये 11 डिस्ट्रिक्ट जो नॉन शेड्यूल में थे उससे 13 जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है इसमें क्या अंतर है और क्यों 13 डिस्ट्रिक्ट्स को पिछली सरकार ने 2016 में ही प्रिविलेज देते हुए क्लास 3 और क्लास 4 के जॉब के लिए 10 वर्ष के लिए इसको रिजर्व रखा था। भौगोलिक विषमता। दूसरा क्या, जो वन बहुल क्षेत्र है तो वनोच्छादन में कमी। अब सोचिए थोड़ा सा
ये वन बहुल क्षेत्र जो 13 शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट थे घोषित किया गया था, अभी तो नहीं है। तो ये वनोच्छादन, ये कैनोपी यहाँ ज़्यादा, वन बहुत ज़्यादा, और ऐसे लोग जो कि आदिम जनजाति और जनजातीय बहुल क्षेत्र जो वनों पर निर्भरता काफ़ी होती है, और अगर वनों की कटाई ही काफ़ी तेज़ी से हो जाए जिस पर वो निर्भर है, तो उनको जीवन यापन में काफ़ी कठिनाई। तो क्या उनको बूस्टअप करने की ज़रूरत नहीं है? ऑब्वियस है कि उनको भी समाज के साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ना है, इसलिए उसको मौका मिलना चाहिए था, स्पेशल प्रावधान के तहत मौका मिलना चाहिए था। इसीलिए राज्य सरकार ने 2016 में ऐसे शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट का चयन किया, और इसकी संख्या कितनी थी? तो 13। फिर इसमें क्या है कि जल संसाधन की कमी। अब जल संसाधन ही नहीं होंगे तो खेतीबाड़ी, एक तो खेतीबाड़ी कहाँ से होगी? एक तो प्लेन ज़मीन ही नहीं, मतलब मैदानी इलाका ही नहीं, पहाड़ी क्षेत्र, और वहाँ पानी का ही व्यवस्था नहीं, मतलब सिंचाई की सुविधा ही नहीं, तो वो खेतीबाड़ी भी नहीं हो सकता है। तो आखिर वहाँ रहने वाले लोग राज्य के ही लोग हैं, वो कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? उनको भी तो बढ़ना है। तो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, जो राज्य सरकार किन सलाहों पर, जनजातीय सलाहकार परिषद के किन सलाहों पर शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया, हम लोग बात उसी की कर रहे हैं। अब देखिए, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट जो है, अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो माइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है ये शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट। लेकिन इन क्षेत्रों में क्या हुआ? अनियंत्रित औद्योगिकीकरण। अब अनियंत्रित औद्योगिकीकरण के कारण जानते हैं कितना नुकसान होता है। इसमें क्या है कि मानव विकास में पिछड़ा, शिक्षा में पिछड़ा, अन्य सुविधाओं में पिछड़ा, गरीबी ज़्यादा। औद्योगिकीकरण अगर सही ढंग से हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनियंत्रित होने से अपने साथ असंख्य समस्याओं लेकर आती है, विस्थापन। तो इन बातों को ध्यान में तो रखना ही पड़ेगा ना, और इन्हीं बातों को तो ध्यान में रखी थी 2016 में राज्य सरकार जनजातीय सलाहकार परिषद के सलाह पर, इसलिए तो 13 जिलों को शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया था। अब बात 11 जिलों का अगर देखेंगे ना, तो 11 जिले जो है, इसकी जो भौगोलिक विषमता है काफ़ी कम, और बेसिकली यहाँ आप एग्रीकल्चर लैंड आप ज़्यादा मिलेगा, यहाँ आपको माइनिंग बेल्ट वैसा नहीं, यहाँ कोल बेल्ट है ये। तो आप अगर कंपेयर करेंगे ना, अगर एजुकेशन में चले, लिटरेसी रेट में चले जाइए ना, तो आपको अधिकतर जो झारखंड के बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं वो 11 स्टेट्स मिलेंगे जो नॉन शेड्यूल में है, जहाँ लिटरेसी रेट ज़्यादा है, जहाँ पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, जहाँ जॉब्स वगैरह ज़्यादा है, लोग ज़्यादा जॉब्स कर रहे हैं। और इन्हीं नॉन शेड्यूल लिस्ट में जो कोल ब्लॉक है, तो कोल ब्लॉक एरिया में जो कंपनियां काम कर रही है, ECL हो, CCL हो, BCCL हो, तो ये चूँकि केंद्र सरकार की कंपनियां हैं और व्यवस्थित ढंग से चलती है, नवरत्न महारत्न कंपनियां हैं, तो इनका सिस्टम अलग है। लेकिन जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में जो औद्योगिकीकरण है वो अनियंत्रित है, वहाँ संभावना ही बहुत कम है। और अभी तुरंत हम लोग मैप से देख लेंगे कि शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट जो 2016 में घोषित किया गया था, उसके पीछे का कारण तो बस यही था, इसी को समझना है। और इसको चुनौती दी गई, और यह हाईकोर्ट में निर्णय आ गया कि शेड्यूल और नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट वाला जो विवाद है, उसमें शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट की जो व्यवस्था थी, स्पेशल प्रोटेक्शन मिला हुआ था शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट को, उसको पूरी तरह से रोक दिया गया, अपहोल्ड, पूरी तरह से रुकी हुई है शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट की प्रक्रियाएं। जबकि नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में, जिसके कारण ये मामला उच्च न्यायालय में गया और अभी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, वहाँ विभिन्न नियुक्तियाँ भी हो रही है, हो चुकी, जो पेंडिंग नियुक्तियाँ थी हो चुकी है, अधिकांश की हो चुकी है। वर्तमान सरकार अभी कुछ नियुक्तियों को विड्रॉ की है, इसलिए शायद नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में ये नियुक्तियाँ नहीं हो पाई है। लेकिन जो पहले से चली आ रही थी, ऑनगोइंग प्रोसेस में थी, जिनके जो पेंडिंग स्थिति में थी, उसमें अधिकांश नियुक्तियाँ शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट की, नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट की पूरी हो चुकी है। जबकि शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट पूरी तरह से ठप है, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट पूरी तरह से ठप है, क्योंकि ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में चला गया था। अब देखिए बात, जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये जो भी शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट वाला जो मामला था, उसमें जनजातीय सलाहकार परिषद के सलाह पर राज्य सरकार ने ये किया था, और वहाँ ये स्पष्ट था कि एक संविधान का अनुच्छेद है, ये जब शेड्यूल नॉन शेड्यूल के विवाद की बात कर रहे हैं ना, संविधान का अनुच्छेद है आर्टिकल 309। आर्टिकल 309 क्या कहता है कि जैसे शेड्यूल एरिया के लिए क्लास 3 या क्लास 4 जॉब के लिए 10 साल के लिए जो
रिजर्व किया गया था कि 10 साल तक 13 ज़िले में वहाँ के लोगों को उसी ज़िले में नौकरी लगेगी, थर्ड और फोर्थ के लिए। उसमें क्या था कि अनुच्छेद 309 के तहत इसका सुपरविजन भी हो सकता था। ये संवैधानिक प्रावधान है कि 309 के तहत राज्यपाल समय समय पर ये समीक्षा करेंगे कि जो 10 साल के लिए दिया गया था स्पेशल प्रोविज़न, अगर 4 साल में ये उद्देश्य पूरा हो गया तो इसको वापस ले लेना है। 10 साल में पूरा नहीं हुआ तो बढ़ाया जा सकता है। 2 साल में पूरा हो गया वापस ले लेना है। तो ये प्रावधान संवैधानिक है 309, इसको कोई गलत नहीं ठहरा सकता है। शेड्यूल 5 संवैधानिक है। शेड्यूल 5 आज नहीं, संविधान बनने के बाद नहीं जुटा है। शेड्यूल 5 संविधान बनने के समय गहन चर्चा के बाद जोड़ा गया है शेड्यूल 5 को। तो शेड्यूल 5 स्पेशल प्रोटेक्शन था। माननीय उच्च न्यायालय ने क्या आदेश दिया नहीं दिया ये अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकल होकर अगर सोचे तो ये प्रावधान गलत नहीं था, अकॉर्डिंग टू संविधान है। अब किन फैक्ट को आगे बढ़ाते हुए हाईकोर्ट में ये निर्णय आया, ये तो बेसिकली डिफेंस एडवोकेट्स के ऊपर होता है। लेकिन मैं ये बता दूं कि मैंने इस बारे में फॉर्मर एडवोकेट जनरल से भी चर्चा की है। मैंने उनसे कहा था कि जब शेड्यूल 5 ये प्रोटेक्शन देती है, जब 309 आर्टिकल है, तो फिर ऐसा निर्णय क्यों आया झारखंड हाईकोर्ट से। तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि सरकार की मंशा नहीं थी कि ये शेड्यूल और नॉन शेड्यूल का जो विवाद था, शेड्यूल और नॉन शेड्यूल का जो विवाद था, उसमें शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट का जो डेवलपमेंट के लिए 10 ईयर्स क्लास 3 और क्लास 4 जॉब के लिए जो रिजर्व रखा गया था 100%, इसको बचाया जाए। इसका मतलब ये राजनीति से प्रेरित भी हो सकता है। ये मैंने पूर्व महाधिवक्ता से चर्चा करने के बाद 100% विश्वास के साथ आपको ये बता रहा हूँ। परक बात है ये, और संविधान भी यही कहता है, इसलिए मैं इन बातों को रख रहा हूँ। मेरा कहने का उद्देश्य ये नहीं है कि शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट या नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में कोई विवाद हो, नियुक्ति नियमावली उसके कारण फंसी हो, ये सही है या गलत है, ये नहीं। मैं वो कह रहा हूँ जो संविधान कहता है, मैं वो कह रहा हूँ जो झारखंड के महाधिवक्ता रह चुके हैं उनका वक्तव्य है। तो ये चर्चा का विषय है, ये अभी सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है। अब सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय लेना है कि शेड्यूल 5 के तहत होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 309 क्या कहता है, इन सारी बातों की चर्चा होगी। लेकिन मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास जब भी कोई मामला आता है तो वहाँ अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन अगर होता है, ध्यान से सुनिए, अगर माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कहीं भी फंडामेंटल राइट को लेकर अगर किसी भी तरह की बात आती है तो हमेशा 99.99% टाइम्स फंडामेंटल राइट्स विल विन। फंडामेंटल राइट्स जहां हनन होगा उसके पक्ष में ही माननीय न्यायालय का फैसला जाता है। यहाँ भी वही बात थी कि जब शेड्यूल और नॉन शेड्यूल की बात हो गई तो यहाँ हो गया कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 ऑल आर फंडामेंटल राइट्स, और इसी फंडामेंटल राइट्स को आगे करते हुए इस केस को लड़ा गया हाई कोर्ट में। और फंडामेंटल राइट जहां दिखा, मैंने क्या कहा, फंडामेंटल राइट जहां दिखेगा वहां 99.99% टाइम्स फंडामेंटल राइट के हनन के मामले में फंडामेंटल राइट अगर किसी भी तरह से किसी का नुकसान हो रहा है फंडामेंटल राइट का तो उसके फेवर में डिसीजन जाएगा। इसीलिए ये डिसीजन उसके फेवर में गया है। लेकिन जो कानून बना था ये लॉजिकली सही था, क्योंकि एक पूरा का पूरा प्रक्रिया अपनाया गया था। जनजातीय सलाहकार परिषद के सलाह पर राज्य सरकार ने विधान सभा से ये पारित कराया, फिर राज्यपाल महोदय की सहमति के बाद ये कानूनी रूप लिया था। आप DOPT कार्मिक और राजभाषा विभाग के साइट में जाकर इस प्रावधान को चेक कर सकते हैं, पूरा डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। मैं उस कानून से बाहर बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर रूल और एक्ट कुछ नहीं कह रहा हूँ। जो कार्मिक विभाग का कानून कह रहा है, जो 2016 में बनी थी, उसी के आधार पर मैं सारी बातों को रख रहा हूँ, जिसके तहत कि 13 जिले को शेड्यूल्ड एरिया घोषित किया गया था। अब चलिए तेज़ी से देख लेते हैं उन जिलों को भी, जो 13 जिला को झारखंड का मैप के साथ देखेंगे। चलिए यहाँ क्या है, अब हम लोग देखेंगे 13 शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट को। देखिए मैं क्या कहता हूँ कि मैप वगैरह में क्या है ना कि आप अगर एक बार ध्यान से देखेंगे ना तो आपके पास कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा, फिर आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि कितना जिला में
कितना को शेड्यूल घोषित किया गया था, इसमें से 4 ऑप्शन में से ये शेड्यूल था नहीं था। तो ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये कन्फ्यूजन दूर करने का सबसे आसान तरीका है मैप के माध्यम से खुद प्रैक्टिस करें और ध्यान से देखें भी उसको। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ साहिबगंज, फिर पाकुड़, दुमका और यहाँ जामताड़ा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 2 डिस्ट्रिक्ट संथाल पन्ना में छूट रहा है, वो छूट रहा है देवघर और गोड्डा, जो कि शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में नहीं आते थे, जो पिछला 13 शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट थे। ठीक है, चलिए अब परमंडल वाइज देखेंगे ना तो बहुत ही आसानी होगी। अब चलिए सीधे आ जाते हैं हम लोग कहाँ, तो सीधे आ जाते हैं हम लोग कोल्हन बेल्ट में। तो कोल्हन बेल्ट में ईस्ट सिंहभूम, देखिए ध्यान से, वेस्ट सिंहभूम और यहाँ सरायकेला खरसावा। कोल्हन बेल्ट में तीनों जिला किस में, तो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में। फिर हम लोग कहाँ आते हैं, एक पलामू परमंडल में चले जाते हैं, यहाँ है लातेहार। अब हमारे पास कितना डिस्ट्रिक्ट हो गया देखेंगे, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा 4, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावा 7 और लातेहार 8। अभी भी 5 डिस्ट्रिक्ट है और मैं आपको बता दूं कि ये पांचों डिस्ट्रिक्ट जो है ये और कहीं नहीं, ये है दक्षिणी छोटानागपुर परमंडल में। चलिए तेजी से देख लीजिए। सबसे पहले कैपिटल रांची, फिर खूंटी, यहाँ सिमडेगा, गुमला और यहाँ लोहरदगा। अब आप एक बार डिस्ट्रिक्ट काउंट कीजिए, देख लीजिए, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, सरायकेला खरसावा, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, लातेहार और फिर 5 डिस्ट्रिक्ट कहाँ के, तो रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा। दीज आर प्रिस्क्राइब्ड 13 शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट इन 2016, जिसका केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हाई कोर्ट ने इस प्रोविज़न को नहीं माना कि शेड्यूल नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में डिवीज़न नहीं होना चाहिए। चलिए तो एक बार क्विकली रिवाइज हम लोग कर लेते हैं इसको। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट को फिर से ध्यान से देख लीजिए। तो देख लीजिए ये साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, ये कहाँ, संथाल परगना प्रमंडल। फिर आ जाइए लातेहार, ये कहाँ था, पलामू परमंडल। ठीक है, फिर यहाँ आ जाइए तो ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावा कोल्हन परमंडल। ठीक, अब बच गया कौन सा, तो साउथ छोटानागपुर परमंडल। इसमें कौन सा, तो रांची कैपिटल, फिर खूंटी, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा। इस तरह हम लोग किसको देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं 13 डिस्ट्रिक्ट को। चलिए देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 डिस्ट्रिक्ट कब हुआ था, 2016 में घोषित किया गया था। आपके मन में ये विचार अवश्य आ रहा होगा कि जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है 13, जिसमें क्या है कि निश्चित रूप से ये पिछड़ा जिला है, इसको बूस्टअप करने की ज़रूरत है। इसीलिए ऐसे जिलों को जनजातीय सलाहकार परिषद के सलाह पर शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में जोड़ा गया। आपके दिमाग में जो सबसे पहला प्रश्न आया होगा वो ये होगा कि ये तो रांची भी है इसमें, जो कि कैपिटल है ना, और बहुत डेवलप है। इट मीन्स ये कैपिटल है तो इट मीन्स कि झारखंड का सबसे डेवलप डिस्ट्रिक्ट में से एक या फिर मोस्ट डेवलप डिस्ट्रिक्ट। और दूसरा ईस्ट सिंहभूम, जिसमें जमशेदपुर जो झारखंड का औद्योगिक नगरी है ना, इंडस्ट्रियल सिटी है वो जमशेदपुर। तो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में अगर देखें तो रांची और जमशेदपुर को छोड़ दे तो बाद बाकी जिलों की जो वस्तु स्थिति है ना, वास्तविकता में बहुत ही खराब है। इसीलिए इन जिलों को साथ में करके आगे बढ़ाना, साथ लेकर आगे बढ़ाने के लिए यह ज़रूरी हो गया था। तो आज हम लोगों ने चर्चा की शेड्यूल 5 के स्टेट्स, शेड्यूल 5 के प्रावधानों के तहत शेड्यूल एरिया के 13 डिस्ट्रिक्ट।